नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में बताएं, क्योंकि ये आपकी सारी क्लासें निःशुल्क होने वाली हैं। पूरे समय पर आपका कोर्स कराया जाएगा और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में हमारा योगदान रहेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को सफल बनाने में भी आपका योगदान हो। तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमें सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, उसके बाद वो व्यापार के लिए भारत में आती है, व्यापार के साथ साथ वो अपनी शक्ति को बढ़ाती है और शक्ति बढ़ाने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर प्लासी और बक्सर के युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के माध्यम से अंग्रेज जो हैं भारत में अपनी प्रशासनिक कार्यों को शुरू करते हैं, क्योंकि भारत में अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल अधिकार, प्रशासनिक अधिकार जो है वो मिल जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्रशासन करने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब ये लोग प्रशासन करने लगते हैं तो भारत के शासन के लिए ये लोग समय समय पर कुछ एक्ट लेकर आते हैं। इन एक्टों को अपन मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है इसमें? पहला है इसमें कंपनी का शासन। ये कब से कब तक था? ये था 1773 से 1858 तक। इस कालक्रम में जो एक्ट आए थे उन एक्टों को लेकर कौन आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और चूंकि हम जानते हैं कि 1857 में भारत की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमान थी वो ब्रिटिश ताज ने ले ली थी। तो उसके बाद जो भी अपने एक्ट आए थे वो एक्ट लेकर कौन आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो हैं, क्राउन, उसके माध्यम से सारे चार्टर और एक्ट आए थे। तो दूसरा हम इसको विभाजित करें तो किस में बांटेंगे? ताज का शासन। ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का जो शासन है, इसे अपन कब से कब तक मान सकते हैं? 1858 से लेकर 1947। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आपने ले लिया। अब देखते हैं हम इसमें पहला जो है कंपनी का शासन। पहला कौन सा है? कंपनी का शासन। पहला है इसमें कंपनी का शासन। ये कब से कब तक है? 1773 से 1858 तक। अब देखिए होता क्या है, जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकार इनको मिलते हैं, टैक्स ये लोग लेने लगते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी और उसे प्रशासनिक अधिकार मिल जाते हैं, तो ऐसे अधिकारी कंपनी के जो व्यापार करने के लिए बने थे वो लोग अब क्या करने लग जाते हैं? प्रशासन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार जो है वो फैल जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है। अब जैसे जो भी अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड से भारत में नियुक्त होता वो भारत में आता और यहाँ पर कंपनी में आने के बाद भ्रष्टाचार करने लगता। तो जब वो यहाँ से रिटायर होकर या उसके कार्यकाल पूरा होने के बाद जब वो इंग्लैंड जाता तो बड़े बड़े मकान या बड़े बड़े बंगले बनाता। तो लोग देखते यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि ये लोग इतना पैसा कमा कर कैसे ला रहे हैं। उसके बाद कंपनी की जो आय है उस पर भी फर्क पड़ता है, उसका मुनाफा भी कम होता है। कंपनी का मुनाफा जो कंपनी को मिलना चाहिए उसकी बजाय वो मुनाफा उन अधिकारियों को मिलता है जो कंपनी के होते हैं। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ये जो अव्यवस्था फैली हुई है इसे रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले लेकर आती है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लेकर आती है? नंबर 1 रेगुलेटिंग
और ये एक्ट कब लाती है? ये 1773 में। आप समझ गए मैं बताना चाह रहा हूँ जो क्यों लाती है, क्योंकि कंपनी में जो है अव्यवस्थाएं फैल गई थी, भ्रष्टाचार फैल गया था। इस सब अवस्था को रेगुलेट करने के लिए कंपनी क्या लेकर आती है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। जो आपके कई एग्जाम होते हैं उसमें सीधे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में लाया गया था, और ये लाया किस प्रकार गया था? क्योंकि कंपनी में जो अव्यवस्था फैल गई थी, इस अव्यवस्था को देखते हुए कंपनी के द्वारा एक गुप्त समिति का गठन करता है। वो गठन कब होता है गुप्त समिति का? 1772 में। और इसी के प्रतिवेदन के अनुसार हिसाब से ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आती है। इस एक्ट में बातें क्या क्या होती हैं वो देखते हैं हम। नंबर एक बात जो है वो इसमें होती है कि जो बंगाल का गवर्नर जो होता है, बंगाल का गवर्नर जो होता है उसका पदनाम बदल दिया जाता है। पदनाम क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल। देखना छात्रों, जो बंगाल के गवर्नर होता है उसका गवर्नर की जगह पदनाम क्या रख देते हैं? गवर्नर जनरल रख देते हैं। और पदनाम इस प्रकार जो बंगाल के गवर्नर होता है उसको क्या बना देते हैं? गवर्नर जनरल। और इस प्रकार जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, वो कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनते हैं छात्रों? वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना ये नाम भी सीधे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जब इन वॉरेन हेस्टिंग्स जी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, किस लिए? सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, या फिर सलाहकार परिषद का 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का। किसकी कार्यकारी परिषद? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है 4 सदस्य। इसके बाद अगला काम जो इसमें होता है बहुत ही महत्वपूर्ण काम, 22 अक्टूबर कब? 22 अक्टूबर 1774 को, 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था? क्योंकि कंपनी में अव्यवस्था हो गई थी, भ्रष्टाचार हो गया था। तो इस भ्रष्टाचार को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है कोई मामला है तो उस मामले को सुनने के लिए इंडिया में कोई कोर्ट तो होना चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले क्या था, अगर अंग्रेज अधिकारी के ऊपर कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती थी? वो ब्रिटेन में होती थी। तो जल्दी व्यवस्था में आ जाए, जल्दी इस पर फैसला हो जाए अगर कोई भ्रष्टाचार करे, इसके लिए भारत में 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। इसमें इसकी संरचना क्या होती है? इसमें एक तो होते हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश, और इसके अलावा 3 होते हैं अन्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश। क्या संरचना होती है इसकी? इसमें 4 जज होते हैं, एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 3 होते हैं अन्य न्यायाधीश। जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका नाम होता है एलिजा इम्पे। क्या नाम होता है इनका? एलिजा इम्पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सीधा आता है अपने ये कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब लाया गया था, इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसमें परिवर्तन क्या किया गया, तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल। और इस प्रकार बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं? वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहले कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे। और इसके अलावा यहाँ पर एक 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उनका नाम क्या होता है? एलिजा इम्पे, और 4
अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। अब आगे पढ़ते हैं अपन। और देखिए छात्रों, इसमें और क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें अगली चीज होती है कि अपने बम्बई और मद्रास, बम्बई मद्रास जो प्रेसिडेंसी होती है, इन्हें बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। इन्हें बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। मतलब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है एक और काम इसमें होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उन्हें भारतीयों से पुरस्कार लेने या किसी तरह का सम्मान लेने की मनाही हो जाती है। क्या? अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं उन्हें, और जो कर्मचारी होते हैं उन्हें किसी प्रकार का सम्मान या पुरस्कार लेने की मनाही जो है वो हो जाती है। इस प्रकार आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है वो प्रतिबंधित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, ताकि वो जो भ्रष्टाचार फैला हो ये किसी प्रकार नियंत्रित हो सके। अब हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में प्रशासन को अच्छा करने और जो भ्रष्टाचार था उसको कम करने के लिए काम किए गए। इसके बाद देखो क्या आता है 1781 में एक्ट फॉर सेटलमेंट। देखिए एक्ट फॉर सेटलमेंट जो था ये एक तरह जैसे अपने रेगुलेटिंग एक्ट है, इस प्रकार कोई पूर्ण एक्ट नहीं था, बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। मतलब ये संपूर्ण एक्ट नहीं था, एक अर्ध एक्ट इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका यही काम था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां थी उसको पूरा करने के लिए 1781 का एक्ट फॉर सेटलमेंट लाया गया था। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो 1784 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या लाया जाता है? पीट्स इंडिया एक्ट। प्रशासन को सही करने के लिए 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1764 से ही अंग्रेजों को प्रशासनिक अधिकार मिल गए थे। अब एक कंपनी थी, कंपनी के वही लोग तो व्यापार का भी काम करते, वाणिज्य का भी काम करते, और वही लोग प्रशासन का भी काम करते। तो कहीं ना कहीं इस तरह के काम से जो दक्षता होती थी काम की वो प्रभावित हो रही थी, क्योंकि एक व्यक्ति प्रशासन के लिए बना है और एक व्यक्ति जो व्यापार के लिए बना है। अगर इन दोनों चीज़ों को एक ही संस्था करेगी, एक ही लोग करेंगे, तो इतना कुशलता से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन एक अलग काम है, व्यापार वाणिज्य एक अलग काम है। तो फिर होता क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या है, इस एक्ट के माध्यम से इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देती है। किस किस को? नंबर 1 प्रशासनिक, नंबर 1 प्रशासनिक और नंबर 2 व्यापार। अर्थात कंपनी खुद को दो हिस्सों में बांट लेती है। एक हिस्सा तो क्या काम करेगी? प्रशासनिक काम करेगा, और दूसरा हिस्सा क्या करेगा? व्यापार या व्यापारिक कार्य करेगा। अर्थात कंपनी दो भागों में विभक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार जो है पहली बार द्वैत शासन की झलक हमको देखने को मिलती है। क्या देखने में? द्वैत शासन जो है अपन को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक और व्यापारिक दो हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। अब देखिए जो प्रशासनिक हिस्सों में बांटते हैं, तो प्रशासनिक हिस्सों जब ये बढ़ता है, जो प्रशासनिक हिस्सा होता है इसके लिए क्या करते हैं, एक नियंत्रक बोर्ड बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? नियंत्रक बोर्ड, जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बात हुई थी। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अब इसके बाद 1833 का आता है चार्टर एक्ट। क्या आता है? 1833 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट देखो करता क्या है, ये एक्ट जो है भारत में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को पहली बार सामने लाता है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में राज्य हैं, राज्यों के पास शक्तियां हैं कुछ अपनी और केंद्र के पास शक्तियां हैं, लेकिन यदि राज्यों से सारी शक्तियां लेके केंद्र को दे दी जाए तो होता है केंद्रीयकरण। इसी प्रकार जो है इस एक्ट में केंद्रीयकरण की बात यहाँ देखने को मिलती है। तो इसमें होता क्या है देखो, केंद्रीयकरण देखने को मिलता है। और वो कैसे मिलता है कि इसमें करते क्या हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अर्थात जो गवर्नर जनरल पहले बंगाल में खाली कार्य कर रहा था उसको बंगाल की जगह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसे संपूर्ण भारत की शक्तियां दे दी जाती हैं कि आप अब आपका अधिकार क्षेत्र जो है वो केवल बंगाल ना होकर संपूर्ण भारत हो जाता है। इस प्रकार जो प्रथम व्यक्ति होते हैं जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो होते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है इसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका जवाब आप जानते हैं। पर पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पर यहाँ कंफ्यूजन कई बार ये हो जाता है, ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो चूंकि बंगाल भारत में ही आता है इसलिए इसका जवाब कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उतार लीजिए इसको भी या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके हो। और एक नोट्स आप ज़रूर बना लिया करें क्योंकि आप मोबाइल में देखकर तो चीज़ें भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगी आपको। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे जिससे आप डायरेक्ट परीक्षा से पहले पढ़कर जा सकें। और देखिए इसमें क्या होता है कि मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी से विधायिका अधिकार जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। विधायिका अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं। और भारत का जो गवर्नर जनरल होता है उसे असीमित शक्तियां दे दी जाती हैं। भारत के गवर्नर जनरल को क्या करते हैं? असीमित शक्तियां
दे दी जाती हैं, दे दी जाती हैं। नोट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम और इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कंपनी बन जाती है, अर्थात वो व्यापारिक काम बंद करके प्रशासनिक कार्य ही करने लग जाती है। कंपनी जो होती है वो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक बन जाती है, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक बन जाती है। इसके अलावा भी देखिए इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं। इसके साथ ही क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें कि एक ही होता है कि सिविल सेवाओं के लिए, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराने के प्रयास किए जाते हैं, कराने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम पढ़ते हैं (1853) का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें क्या क्या बातें आती है हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है कि जो पिछली बार सिविल सेवाओं के लिए जो प्रयास किया गया था उसके स्थान पर क्या होता है, इसमें सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, आयोजित कराई जाती हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि 1854 में मैकाले रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो शिक्षा के ऊपर होती है। मैकाले रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। देखिए ये जो है अपना 1853 का चार्टर एक्ट, इससे क्या है क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, लेकिन आते हैं जब काफ़ी निर्णायक ही साबित होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें जो है पढ़ाते टाइम छोड़ दी जाती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो मैकाले रिपोर्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसको ध्यान रखना। ये कब आई थी? 1854 में। इसके अलावा जो है इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया जाता है। नई केंद्रीय विधायिका का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्या क्या काम इसमें होते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट 1854 में मैकाले रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया जाता है। अब देखिए आगे आता है अठारह सौ अट्ठावन का भारत परिषद अधिनियम।
देखिए आप हम जानते हैं कि 1857 में भारत में क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति की वजह से पूरा जो सिस्टम है अंग्रेज़ों का वो हिल गया था। वो काफ़ी सोच में पड़ गए थे। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा जो है वो असंतोष लोगों में व्याप्त हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला, और लगभग उनकी सत्ता उखड़ने वाली थी। वो तो भारतीय राजाओं ने जो है उनका साथ दिया और वो भारत में बचे रह गए। वरना अगर भारतीय राजा जो हैं, भारतीय रियासतें जो हैं वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देती तो शायद भारत जो है 1857 के अंदर ही आज़ाद हो जाता। तो जब ये लोग बच जाते हैं, इनकी सत्ता बच जाती है, तो फिर मंथन किया जाता है इस पर, भाई क्या है, क्या कमियां हैं ऐसी हमारे शासन में जिससे इतना बड़ा असंतोष जो है वो भारत में जागृत हुआ। तो इसके लिए क्या है, 1858 का जो ये एक्ट है ये लाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, भारत में अच्छा शासन स्थापित करने वाला एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत में अच्छा शासन स्थापित करने वाला एक्ट। इसके अलावा से एक नाम से और जाना जाता है, वो है भारत का मैग्ना कार्टा। अब देखिए जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये क्या होता है। बेसिकली जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये शब्द आया है ब्रिटेन से ही, क्योंकि 1215 ईस्वी में क्या होता है, किंग जॉन जो होता है ब्रिटेन का, वो अपने जो अधिकार होते हैं वो अधीनस्थों को देता है, अपने अधिकारों में कमी करता है और अपने अधिकार जो है वो अधीनस्थों को देता है। इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी राजा ने अपने अधिकार अपने अधीनस्थों को या अपनी प्रजा में दिए हुए हों। तो इसलिए इस घटना को उसी की तुलना करते हुए भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया कि भारत के लोगों के लिए भी इसमें कुछ बातें की गई, इसलिए 1858 के एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखो, तो शासन जो होता है ये शासन कंपनी के हाथों से निकलकर पूर्णतः किसके हाथों में जाता है, ब्रिटिश ताज के हाथों में। शासन जो होता है वो कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज के पास आ जाता है। अगली चीज इसमें क्या होती है कि भारत सचिव नाम के पद का सृजन होता है और इस भारत सचिव के पास ही शासन संबंधी सभी अधिकार होते हैं। और ये भारत सचिव जो होता है ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसका सदस्य होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए इसमें और क्या चीज होती है। अगली चीज इसमें ये होती है कि जो भारत का गवर्नर जनरल जो होता है उसका पदनाम जो है वो बदल कर क्या कर देते हैं, वायसराय। क्या कर देते हैं, वायसराय। और इस प्रकार भारत के पहले वायसराय कौन होते हैं, भारत के पहले वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको ध्यान रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही भारत सचिव वाला भी इंपॉर्टेंट है। और आप देखते हैं कि भाई भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, बंगाल का पहला वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हमने देखा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे,
विलियम बेंटिंक। और हमने देखा कि भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीनों जो हैं ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखना। इसके अलावा देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है एक कि 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया जाता है। ये 15 सदस्यीय परिषद जो होती है ये भारत सचिव की सहायता करती है और इसकी सहायता के लिए कार्य करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपना पहला जो चरण होता है कंपनी का शासन, इसमें कंपनी का शासन भी खत्म हो जाता है और अपने 1858 में जो है भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ताज का जो शासन होता है वो भी प्रारंभ हो जाता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ताज के शासन द्वारा जो भारत में चार्टर एक्ट लाए गए, जो भी एक्ट लाए गए, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो भी अधिनियम आए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपसे विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सकें, आप हमारी क्लासों का जो है फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और धन्यवाद। इसी के साथ आपका धन्यवाद।